तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जैसा कि आपका टॉपिक है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो हम यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। आपका जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक, तो यहाँ पे उसके अंतर्गत हमारी आज फर्स्ट क्लास है और हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें यहाँ पे आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। तो फर्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक, किसके द्वारा की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुई तो भारत के वायसराय कौन थे और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या था, किसने दिया था। तो फर्स्ट है आपका कि जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 के दिन, ठीक। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक, ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, ठीक, ब्रिटिश सिविल सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इस अगले ही वर्ष इसका नाम बदल करके दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसके बाद से ये सदा हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही रही। अब वायसराय कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक, और इनका जो कार्यकाल था 1884 से 1888 तक ये भारत में ब्रिटिश सरकार भारत के वायसराय रहे और इन्हीं के शासनकाल में स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब आता है एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। ये दिया किसने था, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में इस सिद्धांत को दिया था क्या, तो दोस्तों जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है ये इन्होंने क्यों दिया था कि इनका मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की है, ठीक, एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की है कि जो भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जन आक्रोश है वो इसके माध्यम से कम किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। क्योंकि इससे पहले 1857 की एक क्रांति हो चुकी थी, ठीक, व्यापक क्रांति थी जिसने ब्रिटिश सरकार को बहुत प्रभावित किया था। उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा और हर सैनिक संरक्षण, सैनिकों की संख्या में हर तरफ उन्होंने बदलाव किए। परंतु इनकी जो भू राजस्व नीतियाँ थी आगे इसके बाद भी भू राजस्व नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ के कारण लोगों में आक्रोश न उत्पन्न हो रहा था और ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि कहीं फिर से 1857 जैसी क्रांति ना हो। इस उद्देश्य से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को मतलब कि अपना समर्थन दिया। तो ये कहना था लाला लाजपत राय का और इसी संदर्भ में उन्होंने दिया था सेफ्टी वॉल, कहा कि ये सेफ्टी वॉल के सिद्धांत दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। ये हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। की स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को। किस संस्थापक थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित किया गया, ठीक। उसके बाद वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सेक्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक। यहाँ से बहुत प्रश्न आपसे बनते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेशनल मूवमेंट का। यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आपको मिल सकता है। तो अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और कुछ भी खास कि उन अधिवेशनों में ऐसा क्या खास रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन, पहले आपको फर्स्ट 4 अधिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो पहला अधिवेशन था, ठीक, पहला अधिवेशन कहाँ कब हुआ था, दिसंबर 1885 में 28 से 31 दिसंबर, ठीक, 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ, अधिवेशन होता था कांग्रेस का, ठीक। और जनरली वो दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता था। पहला जो अधिवेशन हुआ था आपका दिसंबर 1885 में, जो प्रस्तावित स्थान था, पहले ये प्रस्तावित था कि जो अधिवेशन होगा वो पुणे में आयोजित होगा, परंतु पुणे में क्या हुआ, हैजा है, ये प्लेग नहीं दोस्तों, ये हैजा, ठीक, कॉलरा फैल जाने के कारण क्या हुआ, पुणे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था उसे कैंसिल कर दिया गया और फिर आयोजित कहाँ पे हुआ, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक। याद रखिएगा जगह कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था प्रस्तावित तो पुणे में था, परंतु वहाँ पे हैजा फैल जाने के कारण कैंसिल कर दिया गया और बाद में ये आयोजित किया गया बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज।
प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कभी कि 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। प्रथम अधिवेशन जो था और सर्वाधिक जो थे वो मुंबई प्रांत से ही थे, क्योंकि वहीं हो रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है, पहला अधिवेशन था तो संख्या भी वहीं पे अधिकतर थी, तो 38 मेंबर्स थे मुंबई से। अब महत्वपूर्ण है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे। इसमें एक प्रमुख नेता उस समय के सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये एक अन्य अधिवेशन में जो एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन, उसमें भाग ले रहे थे, तो इस कारण ये शामिल नहीं थे। तो मुख्य जो आपको फैक्ट याद रखने हैं यहाँ पे कि पहला अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1885 में हुआ था, कहाँ पे, तो वो आयोजित किया गया था बम्बई पुणे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एक शामिल प्रतिनिधियों की संख्या टोटल 72 थी, मैक्सिमम मुंबई से थे 38। अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे, ठीक। इस अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष थे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे WC बनर्जी। अगला अधिवेशन है सेकंड, ठीक, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। प्लेस था कोलकाता, ठीक, स्थान कहाँ पे आयोजित किया गया, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा, इसकी 3 बार अध्यक्षता की। तो पहला तो आपका 1886 में था, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। तो इस प्रकार ये कुल 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक। नेशनल एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक। नेशनल एसोसिएशन जो थी उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया 1886 के अधिवेशन में। तो दूसरा अधिवेशन आपको याद रखना है, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, स्थान था कलकत्ता और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर अगला अधिवेशन है ठीक, थर्ड, तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, वर्ष 1887 में हुआ था, मद्रास में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और अधिवेशन था तीसरा, कब हुआ था, 1887 में, कहाँ पे, तो मद्रास में, याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन था 1887 में हुआ, आयोजित किया गया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, ठीक, वार्षिक हुआ करता था प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में, ठीक। तो तीसरा अधिवेशन था 1887 में, मद्रास में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अधिवेशन है अधिवेशन 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि आगे फर्स्ट से 4 अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए, कब हुए, कहाँ हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे और कुछ खास विशेषता जो उस अधिवेशन में हुई, ठीक, घटनाएं। तो चौथा अधिवेशन था 1888 में हुआ था, कहाँ, प्लेस था आपका इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, ठीक, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जॉर्ज यूले, ठीक, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले, और अधिवेशन हुआ था आपके इलाहाबाद में। अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने संबोधित किया था इलाहाबाद अधिवेशन में, हिंदी में पहली बार भाषण दिया था लाला लाजपत राय ने। इलाहाबाद के तत्कालीन जो गवर्नर थे ऑकलैंड काल्विन ने इसका विरोध किया था, उसके बावजूद भी यह अधिवेशन यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस समय इलाहाबाद के गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑकलैंड काल्विन, ठीक। तो इस प्रकार चौथा अधिवेशन 1888 में होता है इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, और जो इलाहाबाद के तत्कालीन गवर्नर थे वो ऑकलैंड ऑकलैंड काल्विन थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीरीज से सारे अधिवेशन में जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई या कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, उन अधिवेशनों को हम यहाँ पे कर रहे हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने 4 की, अब आपका 5वां अधिवेशन जो है ये छठा अधिवेशन था, ठीक। नेक्स्ट है आपका 6th अधिवेशन, जो कि हुआ था 1890 में, कहाँ पे, कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फिरोज शाह मेहता। और ये क्यों खास था, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, उन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया था, क्योंकि जो अधिवेशन हुआ था वो भी कलकत्ता में ही आयोजित किया जा रहा था। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन 1890, कलकत्ता अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, तो ये भी याद रखिएगा कौन थी, कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को यहाँ पे संबोधित किया था। नेक्स्ट अधिवेशन है 12वां अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस समय ये चर्चा में है क्योंकि वंदे मातरम जो गीत है उसे कानूनी प्रावधान उसमें लाए जा रहे हैं कि गाना, राष्ट्रीय गीत जो है आपका वंदे मातरम, वो अनिवार्य है, ठीक। तो फिलहाल हम देखते हैं हमारा टॉपिक, तो 1896 में, ठीक, 12वां अधिवेशन जो था कब हुआ था, 1896 में। प्लेस था आपका कलकत्ता, अध्यक्ष थे इसके रहमतुल्लाह एम सयानी, ठीक।
रहमतुल्लाह एमसियानी, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक, इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। दोस्तों इसकी जो रचना, ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये, ठीक, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से, और क्योंकि ये चर्चा में है विषय आपका वंदे मातरम। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, 1896 में हुआ था। कलकत्ता में अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। वहाँ पे पहली बार गाया गया था वंदे मातरम गीत, ठीक, और गाया किस था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। अब ये रचना किसकी है, गीत की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी गीत की। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब, 1875 में। ठीक, 1875 में इनकी जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास था आनंद मठ, ठीक, उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक, तो इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को हुई थी, और इसे प्रसिद्ध उपन्यास में शामिल कर प्रकाशित किया गया था, वो था 1882 में। ठीक, 1882 में इसे प्रकाशित किया गया इनकी पुस्तक आनंद मठ में, जो उपन्यास था। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत, तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत इसे घोषित किया गया। ठीक, तो इस प्रकार महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 12वां अधिवेशन। उसके बाद आपका अगला अधिवेशन है, नेक्स्ट अधिवेशन है 17वां। ठीक, 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था। कहाँ पे, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दिनसा एडुल्जी वाचा। ठीक, तो दोस्तों ये है इदुल जी। ठीक, ये आपके जो अध्यक्ष थे यहाँ पे, वो थे दिनसा इदुल जी वाचा। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन ये भी है, वर्ष 1901 में हुआ था। कलकत्ता में अध्यक्ष थे दिनसा इदुल जी वाचा। क्यों महत्वपूर्ण है, कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक, इसलिए ये अधिवेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि पहली बार था जबकि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। याद रखिएगा, शामिल हुए थे, अध्यक्षता नहीं की थी उन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन था 1901 में हुआ था, 17वां अधिवेशन कलकत्ता में, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, और अध्यक्ष थे दिनसा इदुलजी वाचा। नेक्स्ट अधिवेशन है अधिवेशन 21 जो हुआ वर्ष 1905 में, क्योंकि ये वर्ष 1905 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को लेकर के ये चर्चा में रहा। ठीक, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी वर्ष बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जैसी घटनाएं हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो वर्ष 1905 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बनारस में। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, कभी आपसे पूछता है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पे विशेषता इसकी थी कि बंगाल विभाजन की इसमें आलोचना की गई थी, और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक, तो बंगाल विभाजन था। अब ये आपसे प्रश्न पूछा, तो बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा 19 जुलाई, ठीक, 19 जुलाई, कुछ जगहों पे आपको 20 जुलाई भी मिल सकता है, तो 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन जो वायसराय थे, ठीक, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, उन्होंने घोषणा की बंगाल विभाजन की। और इसी के विरोध में बाद में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इस प्रकार ये अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन की यहाँ पे आलोचना की गई थी बंगाल विभाजन की। अधिवेशन था 1905, बनारस स्थान था, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक, नेक्स्ट अधिवेशन है 22वां। ठीक, 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहाँ पे, प्लेस था कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और क्यों खास था, तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार था जब स्वराज, ठीक, स्वराज यानी स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे, तो अधिवेशन का जो नंबर था वो था 22वां अधिवेशन। वर्ष था 1906 का, और स्थान था कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, प्लेस था सूरत, और डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और विशेषता यह है इस अधिवेशन की, कांग्रेस का इसमें पहली बार विभाजन हुआ। ठीक, कांग्रेस उदारवादी और गर्म दल और नरम दल, और उदारवादी उग्रवादी दल भी कह सकते हैं, तो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में पहली बार। ठीक, तो इस कारण ये अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लेस कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में। अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस। अब विभाजन के कई कारण थे। ठीक, विभाजन के कारणों में इस अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, तो जैसा कि जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि इसका अधिवेशन कहाँ पे, सूरत में किया जाए, और जो गर्म दल के नेता थे वो चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर में किया जाए। ठीक, एक तो ये कारण था।
ठीक। सेकंड कारण था बंगाल विभाजन, जो स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर के, क्योंकि जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि ये बंगाल तक सीमित रहे, और गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन का विस्तार ऑल ओवर इंडिया में करना चाहते थे, ठीक, संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। और भी इसी प्रकार मतभेद थे 3 से 4, जिसके कारण बाद में वर्ष 1907 में वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। तो आपका अगला अधिवेशन है 26, ठीक, 26वां अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1911 में। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष जो थे पंडित शिव नारायण धर थे, ठीक। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित शिव नारायण धर थे। और क्यों खास था? तो कि पहला अधिवेशन था जिसमें जनगण मन, ठीक, राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आपका, जैसा कि हमने एक पिछला अधिवेशन किया, ठीक, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो आपका 12वां अधिवेशन था, ठीक, जो कि हुआ था 1896 में, 1896 में, कलकत्ता में। ये कलकत्ता में हुआ आपका, यहाँ पे आयोजित किया गया था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये अधिवेशन जो है आपका 11वां, जहाँ पे पहली बार जनगण मन, ठीक, राष्ट्रगान गाया गया था। तो वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था, जहाँ पे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन, ठीक। तो इस प्रकार ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे पंडित शिव नारायण धर। नेक्स्ट अधिवेशन है 31st, ठीक, 31वां अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और जो विशेषता थी इस अधिवेशन की, खास था कि कांग्रेस का एकीकरण हुआ, ठीक। वर्ष 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, ठीक, सूरत अधिवेशन, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी जो जैसे कि 2 भागों में, ठीक, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, ठीक। तो उसका यहाँ पे पुनः एकीकरण हुआ, कहाँ पे? वर्ष 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और दूसरी चीज़ थी, यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट भी हुआ, ठीक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता भी हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो था, जो 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, मार्लेमेंटो सुधार में सांप्रदायिक, उसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था, ठीक, उसके इसके समर्थक नहीं थे वो, उन्होंने विरोध किया था। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पे समझौता हुआ था और इसे मान लिया था, इसे स्वीकार कर लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, और इसलिए ये अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हुआ था वर्ष 1916 में, लखनऊ में, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस का एकीकरण हुआ, ठीक, वर्ष 1916। 7 में सूरत विभाजन यहाँ पे पुनः समाप्त हो गया, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मध्य, ठीक, एक समझौता हुआ। उसके बाद आपका अगला अधिवेशन है 632। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ठीक, ये तो आप याद ही कर लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इसमें। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि वर्ष 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो हुई थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक। और यह अधिवेशन था 32वां अधिवेशन, जो 1917 में हुआ, आयोजित किया गया था। स्थान था कलकत्ता, और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इस दृष्टि से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगला अधिवेशन है अधिवेशन 34वां, 34th अधिवेशन, जो कि वर्ष 1919 में हुआ था। स्थान था अमृतसर, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। विशेषता थी इस अधिवेशन की कि यह अंतिम अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक। क्योंकि ये इसके बाद इनकी अगस्त 1920 में मृत्यु हो जाती है, तो ठीक। तो ये लास्ट अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी किन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की, ठीक। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक, मेंबर रहे, परंतु इन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। और इनका जो लास्ट अधिवेशन था वो था 1919 का अमृतसर अधिवेशन। फिर एक विशेष अधिवेशन आपका हुआ था ये 1923 में, ठीक। ये 1923 में दिल्ली में, और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष हुए। तो कभी आपसे ये प्रश्न होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, ठीक। सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि वे एक विशेष अधिवेशन में, ठीक, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अधिवेशन आयोजित किया गया था दिल्ली में, और अध्यक्ष थे ये।
ठीक। अबुल कलाम आज़ाद उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हुए। फिर ये अधिवेशन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ठीक। अधिवेशन था 39वां अधिवेशन था, वर्ष 1924 में आयोजित किया गया था। ठीक। कहाँ पे? बेलगांव में। और अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और दोस्तों ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला कि आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि पहली चीज़ तो ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और केवल एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसके पहले हमने जैसा कि देखा कि वर्ष 1901 का अधिवेशन था। वर्ष 1901 में जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक। 17वां अधिवेशन था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक। वर्ष 19 का 17वां अधिवेशन था, जिसमें पहली बार पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ठीक। पहली बार महात्मा गांधी ने उसमें भाग लिया था। याद रखिएगा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक। अधिवेशन का नंबर कभी पूछता है तो वो 17वां अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। और 39वां अधिवेशन था 1924 में हुआ बेलगांव में, जिसकी इन्होंने स्वयं अध्यक्षता की थी। यहाँ पे अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला अधिवेशन 40वां। ठीक। 40वां अधिवेशन, ये भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने अभी ठीक पहले देख लेते हैं। तो आयोजित हुआ था वर्ष 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। और अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली भारतीय महिला, जैसा कि हमने देखा अभी कि वर्ष 1917 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक। कलकत्ता में जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट जी। और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक, वो थी सरोजनी नायडू। ठीक। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो सरोजनी नायडू थे इन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। उसके बाद आपका अगला अधिवेशन है 44। ठीक। 44वां अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। अगर बात करें तो वर्तमान भारत से बाहर। ठीक। वर्तमान भारत से बाहर हुआ था यह अधिवेशन। कहाँ पे? लाहौर में। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। पहली बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसलिए विशेष है क्योंकि इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में की थी। और हमने एक अन्य अधिवेशन 1906 का देखा था जो कि दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक। स्वराज या स्वशासन शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1906 के अधिवेशन में किया था। और जो यहाँ पे है वो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1929 का अधिवेशन था, आयोजित किया गया था लाहौर में। एक अन्य अधिवेशन है यहाँ पे छूट रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। 45 अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था जो हुआ था वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था। ठीक। कहाँ पे? कराची में। कराची में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। खास इसलिए है यह अधिवेशन की पहली बार मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार जो प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वह वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन था। ठीक। नंबर 45 था। अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। और जिसके बाद फिर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में। ठीक। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसका भी अनुमोदन इसमें किया गया था। ये हुआ था आपका 1931 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली विशेषता है कि इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। और दूसरा कि गांधी इरविन पैक्ट को अनुमोदन किया गया था। जिसके बाद महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि बाद में आयोजित किया गया था वर्ष 1931 में ही सितंबर से दिसंबर के मध्य लंदन में उसमें भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, याद रखिएगा, सेकंड, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
जिसमें से सेकंड था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, यहाँ से तो हो सकता है आपसे प्रश्न बन ही जाए, ठीक, पूछा ही जा सकता है, 5 स्टार लगा लीजिए इस अधिवेशन को लेकर के। हालांकि इससे पहले, ठीक, ये तो 1939 का 52वां अधिवेशन है, इससे पहले भी, ठीक, इससे पहले भी 1938, ठीक, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में, ठीक, ये आपका गुजरात में है, ठीक, हरिपुरा गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने, तो वर्ष 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक, गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब 52वां अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जबलपुर की त्रिपुरी में आयोजित किया गया था, ठीक, त्रिपुरी संकट के रूप में इसे जाना जाता है, नेशनल मूवमेंट में इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। तो ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए अध्यक्षता बाद में जो कि राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इस अधिवेशन में खास यह था कि पहले जो जो इलेक्शन हुए थे उसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक, अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, परंतु महात्मा गांधी जो उन्होंने समर्थन किया था पट्टाभी सीतारामैया का, जो कि चुनाव हार गए थे, ठीक। अब बाद में जब कार्यकारिणी के गठन का सवाल आया तो महात्मा गांधी ने उससे इनकार कर दिया और वहीं पे एक विवाद उत्पन्न हो गया, और जिसके पास सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक, अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया, और जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद जो अध्यक्ष हुए वो हुए राजेंद्र प्रसाद। तो ये है यहाँ की कहानी, और याद रखना है आपको कि जब सब हट गए, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देने के बाद जो अध्यक्ष हुए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट में जब से त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी वो अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक। बाकी विवाद था पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के इलेक्शन को लेकर के, ठीक, यहाँ पे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में यहाँ पे चुने गए थे और गांधी जी ने समर्थन किया था पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और जनरली जो प्रश्न यही पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की किसने की थी, ठीक। यही प्रश्न आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा तो और भी फैक्ट होंगे, पर डायरेक्ट अगर पूछता है तो ये पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद किसने की थी, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इसलिए ये अधिवेशन आपका जो 52 अधिवेशन है, 52वां अधिवेशन 1939 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन है आपका, अगला अधिवेशन है 53। उसके बाद अगला अधिवेशन है आपका 53वां अधिवेशन, ठीक, वर्ष 1940 में हुआ था, रामगढ़ में, अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लगभग 6 वर्षों तक नहीं हुआ, क्योंकि फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चालू हो गया, और भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अद्वितीय युद्ध भी चालू हो चुका था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैश्विक स्तर पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 6 वर्षों तक नहीं हो सका, और इसलिए अध्यक्ष थे लगातार जो अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने रहे। तो अधिवेशन जो था 1940 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, रामगढ़ में हुआ था, और अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और फिर निरंतर ये 6 वर्षों तक लगातार बने रहे। फिर उसके बाद 54वां अधिवेशन हुआ 1946 में, जो कि आयोजित किया गया था मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी इस जो अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष थे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता, ठीक, भारत ने जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की तो उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। तो ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक। और स्वतंत्रता समय अध्यक्ष रहे, स्वतंत्रता के पश्चात उससे पूर्वीय लास्ट अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आयोजित किया गया था वर्ष 1946 में, स्थान था मेरठ, अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। यहाँ से तो प्रश्न बनता है कि भारत स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी जी। उसके बाद नेक्स्ट है 55वां अधिवेशन, जो कि आज़ादी के बाद हुआ, ठीक, 55वां अधिवेशन आज़ादी के बाद हुआ 1948 में, स्थान था जयपुर, याद रखिएगा। तो आज़ादी के बाद जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, जयपुर में 1948 में, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक। और स्वतंत्रता प्रसाद कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन था। आइए देखते हैं आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स अधिवेशन से जुड़े हुए। तो अगर कभी ये पूछता है कि आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में टोटल अधिवेशन आयोजित किए गए वो 9 थे, ठीक। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, लखनऊ में 3 में 1899, 1916, 1936,
इलाहाबाद में भी 3 हुए, 1888, 1892, 1910। वाराणसी में 1905 में हुआ था, कानपुर में 1925 में हुआ था और मेरठ 1946, जो कि आज़ादी से पहले लास्ट अधिवेशन था, मेरठ में आयोजित किया गया था। 1925 का अधिवेशन खास था क्योंकि पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, सरोजनी नायडू जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, सॉरी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक, पहली महिला अध्यक्ष तो अधिवेशन थी 1917 अधिवेशन की। ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान आयोजित किया गया था। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद का इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले जॉर्ज यूल थे, ठीक, जॉर्ज यूले जो हुए पहले ब्रिटिश अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो था विभाजित हो गया था, उसका एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद साइन किया गया था, ठीक, सहमति बनी थी, इसलिए अधिवेशन। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन आयोजित किए गए, तो टोटल 9 थे, ठीक, 3 लखनऊ में, 3 इलाहाबाद में, 1 वाराणसी, कानपुर और मेरठ में। उसके बाद अगर संपूर्ण भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पे हुए, तो कलकत्ता में, ठीक, 9 नॉर्मल अधिवेशन और 1 विशेष अधिवेशन। तो इस पर 10 अधिवेशन जो हुए वो कहाँ पे, कलकत्ता में। मद्रास में 7 हुए थे, बम्बई में भी 7 हुए, परंतु बम्बई में 5 नॉर्मल थे और 2 विशेष अधिवेशन आयोजित किए गए थे। अगर वर्तमान भारत से बाहर आपसे पूछा जाता है, ठीक, वर्तमान में उस समय तो क्योंकि भारत का हिस्सा थे, ठीक, संपूर्ण भारत एक था, ठीक, तो अधिवेशन हुए थे। तो अगर वर्तमान भारत में देखा जाए कि ऐसे कौन से अधिवेशन थे कहाँ पे जो भारत से बाहर हुए, तो 2 ठीक, 4 टोटल जो अधिवेशनों की संख्या है वो 6 है। 4 लाहौर में आयोजित किए गए थे और 2 कराची में, ठीक, ये लाहौर अधिवेशन हैं और ये कराची, जिसमें से एक ये 2 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, ठीक, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। और ये अधिवेशन 1931 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था आपके कराची अधिवेशन 1931 में। तो इस प्रकार भारत से बाहर जो अधिवेशन हुए वो टोटल 6 थे नंबर ऑफ, 4 लाहौर में और 2 कराची में। उसके अलावा आपसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कांग्रेस के संदर्भ में टिप्पणियां की गई थी बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा। तो पहला जो टिप्पणी है आपकी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह स्टेटमेंट था बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि ये अधिवेशन जनरली 28 से 31 दिसंबर के में आयोजित किया जाता था, तो इसलिए इन्होंने अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो अधिवेशन है वो 3 दिन का तमाशा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सोच में है, ये है लॉर्ड डफरिन का कथन। और लॉर्ड डफरिन क्योंकि 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे और कांग्रेस के गठन के समय भी ये भारत के वायसराय रहे, ठीक, तो इन्होंने कहा था कि भारत जो कांग्रेस है वो जनता के केवल एक सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत सूक्ष्म है। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रखा। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कथन है बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस के संदर्भ में कि यदि हम, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था 3 दिन होता था, उसके बाद अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए जाते थे उन्हें समाचार माध्यमों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था ताकि उसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के मेंबर रहे पर इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ठीक, कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, यह स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। और लॉर्ड डफरिन का एक अन्य स्टेटमेंट है, उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा। किसने? लॉर्ड डफरिन ने, ठीक, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, ठीक। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण टिप्पणियां, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस तो फर्स्ट है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चटर्जी। कांग्रेस 3 दिन का सम्मेलन तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस आंदोलन, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणियां जो कांग्रेस के संदर्भ में की गई थी और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं,
ये स्टेटमेंट था बंकिम चंद्र चटर्जी का। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है, यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था, यह था सर सैयद अहमद खां। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। और कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है, यह स्टेटमेंट था लॉर्ड डफरिन का।